हाय गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे फंजाई की, यानी कि फंजाई क्या होता है, फंजाई कैसा ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम बात कर रहे थे कि फंजाई जो है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के विघटन में मदद करता है। ठीक है, अब इसमें कवक सूत्र पाए जाते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, परंतु इसमें कशाम्बिका नहीं होता, यानी कि कशाम्बिका का इसमें अभाव होता है। अब ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दैट मीन्स कि इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हरित लवक तो पाया नहीं जा रहा है कि यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, इसी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। तो ये कैसे सेल होते हैं? ये एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी कि इसमें जो है क्यों यूकैरियोटिक होते हैं? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, तो एज एग्जाम्पल जब हम बात करेंगे तो ये होता है क्या, राइजोपस पाए जाते हैं, स्लाइम मोल्ड यानी कि ईस्ट, स्लाइम मोल्ड के साथ साथ इसमें ईस्ट भी पाया जा रहा है। आपने बहुत ही एक पेट जो है कि कवक यानी फंजाई के बारे में सुना होगा, उसका नाम है गैरिकस। ठीक है, तो जितने भी फंजाई होते हैं, जितने भी फंजाई आपके चारों तरफ पाए जाते हैं, आपके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो होते हैं मल्टी सेलुलर। और कैसे होते हैं? वो दूसरे जीवों का विघटन करने में वो मदद करते हैं। और उसमें क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं दैट मीन्स कि वो अपने भोज्य पदार्थों के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे। अब इसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो केंद्रक पाया जा रहा है, इनके सेल में जो केंद्रक पाया जा रहा है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है। अभी तक हमने जिन किंगडम की बात करी थी उसमें ऐसा था कि पहला पॉइंट तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि वो दोनों ही किंगडम में, चाहे हम मोनेरा की बात करें या फिर प्रोटिस्टा की, तो दोनों ही जो है कि किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे वो यूनिसेलुलर थे। तो मोनेरा में आपका एक ऐसा केंद्रक पाया जा रहा था जो अभी डेवलप कर रहा था, यानी कि आरंभी था, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं था। और प्रोटिस्टा में क्या था? प्रोटिस्टा में था कि जो भी जीव पाए जा रहे थे वो यूनिसेलुलर ही, लेकिन वो कॉलोनी में रहते थे, यानी कि समूह में रहते हैं। ठीक है, और जो इनका केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। तो जो हमारा केवल फर्स्ट किंगडम है उसमें ही केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, लेकिन जब हम आगे बात करेंगे तो जो है कि उसमें केंद्रक पूरी तरीके से विकसित होता है। दैट्स वाई हम उसको क्या, कैसा सेल कहते हैं? हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब कि ट्रू, और कैरियन मीन होता है आपका न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जो पूरी तरीके से डेवलप है, इसी वजह से हम इन सबको क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। तो मोनेरा आपका क्या है? मोनेरा आपका है प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो उसका न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। और इसके बाद के जितने भी किंगडम हैं आपके, वो उन सभी में आपका जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप होगा। दैट्स वाई हम उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो पूरी तरीके से डेवलप है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लांटी किंगडम की, यानी कि जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें जो है कि प्लांट पाए जा रहे हैं। जितने भी प्लांट हैं वो प्लांटी किंगडम में रखे गए हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया है? प्लांट को प्लांटी किंगडम में रखा है। अब इसमें प्लांट में आपको पता चल रहा होगा कि जितने भी पौधे हैं वो क्या हैं? वो मल्टी सेलुलर हैं। अब हम बात करेंगे, हम मल्टी सेलुलर की बात स्टार्ट कर चुके हैं कहाँ से? फंजाई से। फंजाई से ही जो है कि जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो हम बात कर रहे हैं प्लांटी की, तो प्लांटी में कैसे एनिमल पाए जा रहे हैं, कैसा जीव पाया जा रहा है? सॉरी, एनिमल नहीं, प्लांट पाया जा रहा है। तो कैसा जीव पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है मल्टी सेलुलर। तो इसमें क्या होता है? की कोशाओं के चारों तरफ सेलुलोज की कोसा भित्ति बनी होती है, यानी कि जो सेल वॉल पाई जा रही है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अभी हमने कवक में पढ़ा था कि कवक में जो उनकी सेल वॉल होती थी वो किससे बनी होती थी? वो काइटिन की बनी होती थी। किससे? काइटिन की। बट अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में जो सेल वॉल पाया जा रहा है वो किसका बना होता है? वो सेलुलोज का बना होता है। ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कोशाओं में रिक्तिका पाई जाती है, क्या पाई जा रही है? रिक्तिका भी पाई जा रही है। अभी तक हमने फंजाई में रिक्तिका के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, यानी कि अब जब हम धीरे धीरे आगे स्टेप बढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है
लिविंग बींग्स का, तो प्लांटी तक आते आते क्या है कि उसमें रिक्तिका भी पाई जा रही है, यानी कि वैक्यूल भी पाया जा रहा है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जा रहा है, यानी कि उनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। अब अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस होगी। अब अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो वो कैसे सेल कहे जाएंगे, वो ऑटोट्रॉप्स कहे जाएंगे। कैसे ऑर्गेनिज्म? ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि प्लांट की, तो प्लांट एक ऐसे यूकैरियोटिक सेल होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इसमें कौन से प्लांट हैं? सेवॉल हैं आपके, जिनको हम एल्गी कहते हैं, मॉस हैं, फर्न हैं, और जितने भी बीज वाले पौधे होते हैं। अब बीज वाले पौधे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है फूल भी लगते होंगे। तो वो सारे प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो हम सारे प्लांट को किस किंगडम में रखेंगे? हम रखेंगे प्लांटी में, ठीक है। किसमें? प्लांटी में। अब इसमें प्लांटी में कैसे जीव पाए जा रहे हैं? मल्टी सेलुलर जीव पाए जा रहे हैं। और इनका जो सेल वॉल है वो किसके बना है? वो बना है सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। अब इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ क्या पाई जा रही है? इसमें पाई जा रही है रिक्तिका, यानी कि वैक्यूल। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। दैट्स वाई ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये स्वयं पोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हमने एग्जाम्पल की बात करी जिसमें आपने समझा कि सेवॉल, मॉस, फर्न और जितने भी बीज वाले पौधे होते हैं। अब आर.एच. विटेकर ने क्या किया था? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको इन सभी को इन्होंने क्या किया था? 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। तो हम 4 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अपने लास्ट वन की बात करेंगे जो है कि एनिमैलिया, यानी कि इसमें इस किंगडम में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं वो एनिमल्स होंगे। अब ये कैसे एनिमल्स होंगे? ये होंगे बहुकोशिकीय जंतु, यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाएगा। जितने भी जंतु होते हैं वो अपने भोज्य पदार्थों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वो होता है प्लांट। अब इसमें जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, तो इसमें जो है कि इनको क्या हम कहेंगे? इनको हम कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स। और इसमें क्या है? इसमें सेल वॉल भी नहीं पाया जा रहा है। अब इनको हम कैसे ऑर्गेनिज्म कहेंगे? हम कहेंगे यूकैरियोटिक तो हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप है। इनकी जो भी सेल है उसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप है, बट ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। कैसे हैं? हेट्रोट्रॉपिक। तो अभी आपने देखा, आपने 5 किंगडम की बात करी, जिसको जो है कि आर.एच. विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे पाए जा रहे हैं उन सबको इन्होंने वर्गीकृत किया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इन्होंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया और उनको अलग अलग जगह दे दी। तो इन्होंने 5 किंगडम को डिवाइड किया। वो आपके किंगडम क्या थे? एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो हैं आपकी मोनेरा, फर्स्ट, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज एनिमैलिया, ठीक है। अब मोनेरा आपका कैसा जो है कि किंगडम था? इसमें कैसे जीव पाए जा रहे थे? यूनिसेलुलर जीव थे, इसलिए हम इनको क्या कह रहे थे? यूनिसेलुलर जीव थे। और इसमें जो न्यूक्लियस पाया जा रहा था वो आरंभी था, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं था। दैट्स वाई हम इनको क्या कह रहे थे? प्रोकैरियोटिक सेल कह रहे थे, या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे? बैक्टीरिया पाया जा रहा था और साइनोबैक्टीरिया। अब प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो यूनिसेलुलर तो हैं, बट वो कॉलोनी में रह रहे हैं और इनका जो केंद्रक है वो पूरी तरीके से विकसित है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? अमीबा एंड यूग्लिना। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से विकसित है, इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोटिक सेल्स। थर्ड था आपका फंजाई। फंजाई में आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे वो मल्टी सेलुलर थे। और कैसे थे? ये दूसरे जीवों के विघटन में हेल्प करते थे, यानी कि ये डिसइंटीग्रेशन में मदद करते हैं। इनमें कवक सूत्र होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, कशाम्बिका का अभाव होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस था, स्लाइम मोल्ड था, ईस्ट था, ठीक। अब फोर्थ वन था आपका प्लांटी। अब प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे? जितने भी आपके प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट आप अपने चारों तरफ देखते हैं उनको हम किस किंगडम में रखते हैं? हम रखते हैं प्लांटी में।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये थे मल्टीसेलुलर, इनमें जो सेल वॉल पाई जा रही थी वो सेलुलोज की बनी थी, इसमें वैक्यूल्स भी पाया जा रहा था। अब क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये दूसरों के लिए भी भोजन बनाता है और खुद के लिए भी भोजन बनाता है। अब इसमें एल्गी आ रहा था, मॉस, फर्न और जितने भी बीज वाले पौधे थे। फिफ्थ वन आपका था एनिमेलिया, जितने भी आपके जंतु यानी कि एनिमल थे वो इस किंगडम में RH विटेकर ने रख दिए थे। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इसमें हरित लवक यानी कि पर्णहरित नहीं होता है, इनमें सेल वॉल भी नहीं होता है। और ये कैसे जीव थे? ये थे यूकैरियोटिक और हेट्रोटॉप्स, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे थे। अब RH विटेकर की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 6 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। कुछ वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या किया था, विटेकर ने जो डिवीजन किया था मोनेरा का, उसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। यानी कि मोनेरा ने जो भी उनका जो फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, उन्होंने क्या किया था, RH विटेकर ने उन्होंने एक बनाया था। अब कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, उन्होंने मोनेरा किंगडम को 2 भागों में डिवाइड करके इसका जो नंबर था वो 6 कर दिया। तो अब हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे डिवीजन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका था किंगडम यू बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय थे, प्रोकैरियोटिक थे। इस जगत में साधारण से वो बैक्टीरिया रखे गए थे जो दांतों में सड़न पैदा करते थे तथा दूध को दही में परिवर्तित करते थे। और दूसरा आपका था आर्ची बैक्टीरिया, यानी कि आर बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया है, मोनेरा को ही 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब उन्होंने फर्स्ट क्या कहा, यू बैक्टीरिया, और सेकंड आपका क्या था, आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें प्राचीन जीवाणुओं को रखा। ठीक है, वो जो जीवाणु जो यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, पहले में इन्होंने क्या किया, यूकैरियोटिक को डिवाइड किया, यूकैरियोटिक को रखा है। ऐसे प्रोकैरियोट, ठीक है, जिनमें जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो पूरी तरीके से विकसित है। लेकिन जो दूसरा था आर्ची बैक्टीरिया, इन्होंने प्राचीन यानी कि एंशिएंट जीवाणु को रख दिया। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने कहा कि ऐसे जीवाणु जो वातावरण में रहने के लिए अभ्यस्त होते हैं। ठीक, यानी कि इनको बहुत ही ज़्यादा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहाँ पे जीवाणु पाए जा रहे हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को उन्होंने किस में रखा, आर्ची बैक्टीरिया में रखा। ठीक है, और कुछ इनका जो टेम्परेचर था वो 80 डिग्री सेल्सियस पे भी ये सर्वाइव कर पा रहे थे। ठीक है, और सल्फर युक्त जो पानी था या फिर जो झरना है जहाँ पे ये हैं, ये वाटर में पाए जा रहे हैं, तो वो सल्फर युक्त था। उसमें क्या पाया जा रहा था, सल्फर पाया जा रहा था। सॉल्टी लेक्स यानी कि लवणीय झीलों में ये आर्ची बैक्टीरिया पाए जा रहे थे। उसका जो तापमान था वो क्या था, 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। और ये किस में पाए जा रहे थे, कैटल्स के रूमेन में, यानी कि उनके जो स्टमक का पार्ट है रूमेन, उसमें भी ये पाए जा रहे हैं। कैटल्स यानी कि चौपाया, जो गाय भैंस जो चरने वाले जीव हैं। ठीक है, अब इनका जो थर्ड था वो क्या इन्होंने कहा प्रोटिस्टा, यानी कि आद्य जीव। ऐसे जीव जो यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, यूकैरियोटिक हैं, यानी कि इसमें जो है कि केंद्रक पूरी तरीके से विकसित है। ठीक है, और केंद्रक में केंद्रक कला भी पाई जाए, यानी कि जो केंद्रक है उसके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, केंद्रक कला पाई जा रही है। और उसमें क्या है, केंद्रिका भी है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ की बात वही है फंजाई की, जिसमें मैंने फंजाई के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और ये भोजन के रूप में इन्होंने कुछ पॉइंट्स और भी बता दिए हैं। भोजन के रूप में ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन तथा फैट यानी कि ग्लोबुलिन को संचित करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ वन की, जो है आपका प्लांटी। तो प्लांटी के बारे में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, और एनिमेलिया के भी बारे में बहुत डिटेल से बता दिया था मैंने आपको। अब हम बात करेंगे आगे। तो कार्ल लुईस नाम के एक जो है कि इवोल्यूनिस्ट थे, मॉलिक्यूलर इवोल्यूनिस्ट थे। इन्होंने 1990 में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने विभिन्न कोशिकाओं की आनुवंशिकी संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करके यह ज्ञात किया कि किस प्रकार से ये 6 जगत आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, कार्ल लुईस एक ऐसे इवोल्यूनिस्ट थे, यानी कि जो विकास होता है उस पे इन्होंने काम किया,
और इन्होंने हमें ये बताया कि ये जो जगत है जिसको जो है कि सारे ऑर्गेनिज्म को इन 6 जगतों में जो डिवाइड करके रखा गया है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे से इनका संबंध है। ठीक है, अब इन्होंने किसके बेसिस पे बताया था, ये इन्होंने आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स पे अध्ययन करके एक दूसरे की तुलना करी, उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इन्होंने राइबोसोम आरएनए की जीन में अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस को अपना आधार बनाया और उसने हमको बताया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन 6 जगत को क्या किया कि इनकी संख्या नहीं बढ़ाई, इनको कम करके बताया। ठीक है, इन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। अभी तक जो डिवीजन हुआ था, जो आर.एच. विटेकर ने किया था और जो कुछ साइंटिस्ट ने किया था, उन्होंने किंगडम कहा था, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डोमेन। ठीक है, तो इन्होंने जो डोमेन बताया, उन्होंने फर्स्ट डोमेन में क्या रखा, इन्होंने रखा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को, इस जगत में इन्होंने यू बैक्टीरिया को रखा। दूसरा आपका इन्होंने क्या बताया डोमेन, आर्की यानी कि जितने भी प्राचीन बैक्टीरिया आपके पाए जा रहे थे उसको इन्होंने रखा। अब थर्ड में इन्होंने क्या रखा, यूकैरियोन यानी कि जितने भी आपके प्लांटी, फंजाई, एनिमल जितने भी पाए जा रहे थे, इन्होंने थर्ड डोमेन में रख दिया। अब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा कि हम जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम 7 किंगडम में डिवाइड कर देते हैं। अब इन्होंने क्या नाम दिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि स्लाइम मोल्ड, फफूंदी जिसको कहते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड और आपका फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हम इस वीडियो में हमने अभी तक क्या जाना, हमने ये जाना कि कैसे साइंटिस्ट ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लैनेट पे पाए जा रहे हैं उनको कैसे उन्होंने डिवाइड किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को कैसे बेस बनाया, उसके बाद इन्होंने डिवाइड किया। आर.एच. विटेकर ने हमको बताया कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड करेंगे, बट कुछ वैज्ञानिक इसे 6 में डिवाइड किया। फिर आगे चल के कार्ल वुज ने जो है कि आनुवांशिकी लेवल पे इन्होंने अध्ययन किया, एक दूसरे से कंपैरिजन किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने काम किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 7 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। अब ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन है, जो टैक्सोनॉमी है, इसी को अगर हम कहें यूनिवर्सल लेवल पे माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसी को जो है कि सहमति दी जाती है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन को, यानी कि कैसे जीवों को डिवाइड किया गया है, कैसे कितने भागों में बांटा गया है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे, आई एम श्योर कि मैं उसको क्लियर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।